Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of September 2021. तो 4 सितंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज के सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, पॉडजोलाइजेशन leading to podzolic soils is a phenomenon most noticed in which of the following forest types। इनमें से कौन से फॉरेस्ट टाइप्स में पॉडजोलाइजेशन जो होता है जिसमें पॉडजोलिक सॉइल्स बनती हैं वो फिनोमिना देखने को मिलता है। ए इज इक्वेटोरियल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी इज मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, सी इज बोरियल फॉरेस्ट या डी टुंड्रा वेजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एलुवियल सॉइल्स। एलुवियल सॉइल्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एलुवियल सॉइल्स आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी एंड पल्स क्रॉप्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एलुवियल सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। दोनों में से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 इज मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डेल्टाज। इनमें से कौन सी रिवर्स के डेल्टाज में मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। फर्स्ट इज कावेरी, सेकंड इज कृष्णा, थर्ड इज महानदी, फोर्थ इज गोदावरी। आपको करेक्ट कोड बताना है 1 2 3 1 3 4 2 3 4 या 1 2 3 4। So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस पार्ट के साथ। तो पहली जो न्यूज़ है वो है टर्टल सर्वाइवल अलायंस। तो टर्टल सर्वाइवल अलायंस के बारे में कल मैंने आपको बताया था जब मैंने बेहलर अवार्ड के बारे में बताया था। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, कल मैंने आपको बताया था ना कि इंडियन है जिनको कि बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड मिला। तो अगर आपसे कोई पूछे कल को कि बेहलर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है तो ये टर्टल कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। और उसी में एक नाम आया था टर्टल सर्वाइवल अलायंस। तो टर्टल सर्वाइवल अलायंस जो था वो 2001 में बना था, याद रखिएगा। इट वाज फॉर्म्ड इन 2001 एज अ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड टॉर्टॉइजेस। तो टॉर्टॉइज और फ्रेश वाटर जो टर्टल थे इनके सस्टेनेबल कैप्टिव मैनेजमेंट के लिए और इनके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए IUCN की पार्टनरशिप में ये स्टार्ट किया गया था टर्टल सर्वाइवल अलायंस, जो कि कब स्टार्ट हुआ था 2001 में। और इसके पीछे कौन था, IUCN था, याद रखा IUCN था जो कि टर्टल मैनेजमेंट, टॉर्टॉइज मैनेजमेंट इसके लिए काम करता है, ठीक है ना। The alliance arose in response to the rampant and unsustainable harvest of Asian turtle population to supply Chinese markets। अब एक्चुअली हुआ क्या था कि जो एशियन टर्टल पॉपुलेशन था उसका काफ़ी ज़्यादा जो हिस्सा था वो जा रहा था कहाँ पे, आपके चाइनीज़ मार्केट्स में जा रहा था। चाइनीज़ मार्केट्स में क्यों जा रहा था, फॉर मेडिसिनल पर्पज़, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा था, फूड के लिए यूज़ हो रहा था। तो ये चाइना में का मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जा रहा था, जिस कारण से जो एशियन टर्टल पॉपुलेशन थी काफ़ी ड्विंडलिंग स्टेज में आ गई थी, है ना। सो फॉर दैट रीज़न बेसिकली दिस वाज देयर एंड ये बनाया गया फिर एशिया आपका टर्टल सर्वाइवल अलायंस बनाया गया एंड दैट इज नोन बेसिकली फॉर, इसको एशियन टर्टल क्राइसिस भी कहते हैं। जो ये चाइना में जा रहा था ना बार बार, अपने सारे टर्टल टॉर्टॉइज जा रहे थे ना, हमारे सारे कछुए चले गए थे कहाँ पे, चाइना चले गए थे, तो उसको एशियन टर्टल क्राइसिस बोलते हैं कि कछुए खा गए वो लोग, टर्टल क्राइसिस बोलते, याद रखिएगा। जो सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है वो है आपका आज ब्लू स्ट्रैगलर। तो ब्लू स्ट्रैगलर क्या है, तो अभी रिसेंटली कुछ रिसर्चर्स थे जिन्होंने कि रिसर्च की है ब्लू स्ट्रैगलर में एंड बेसिकली इनके फॉर्मेशन, ब्लू स्ट्रैगलर्स कैसे बनते हैं उसके फॉर्मेशन के ऊपर से थोड़ा पर्दा हटा है। तो क्या है ब्लू स्ट्रैगलर, थोड़ा आपको बता दूं। तो ब्लू स्ट्रैगलर इज द मेन सीक्वेंस स्टार इन एन ओपन और ग्लोब्यूलर क्लस्टर। तो एक अगर मान लो ओपन क्लस्टर, सपोज इस तरीके से स्टार्स हैं अलग अलग, ऐसे एक पूरा क्लस्टर बना हुआ है इस तरीके से, क्लस्टर ओपन क्लस्टर है या एक तरह से ग्लोब्यूलर क्लस्टर है। तो इसमें जो स्टार्स हैं इनमें से जो सबसे ज़्यादा ल्यूमिनस स्टार होगा या सबसे ज़्यादा ब्लूअर स्टार होगा, और ब्लूअर मतलब और ज़्यादा थोड़ा ब्लू रहता है या थोड़ा और ज़्यादा चमकता हुआ स्टार रहता है, उसको हम बोलते हैं ब्लू स्ट्रैगलर। तो क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे स्टार होते हैं जो कि दूसरे स्टारों से अपने सीक्वेंस में या अपने क्लस्टर में आने वाले दूसरे स्टार से ज़्यादा ब्लू होते हैं और ज़्यादा चमकदार होते हैं, ज़्यादा ल्यूमिनस होते हैं, ज़्यादा ब्लूअर होते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्लू स्ट्रैगलर। एंड द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्लू स्ट्रैगलर जो भी मिला है इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि मान लो जैसे दो स्टार हैं, अब ये दो स्टार बहुत क्लोज थे, सपोज दो स्टार बहुत क्लोज थे, तो सपोज ये दोनों कोलाइड कर गए और फाइनली एक में मर्ज हो गए, तो ये एक रीज़न था। तो दो स्टार जब एक दूसरे साथ very close, when they come very close to each other and when they
कोलाइड, तो व्हाट हैपेंस इज दैट जब वो कोलाइड करते हैं तो वो थोड़ा सा अपने एक दूसरे के साथ मास ट्रांसफर कर लेते हैं एंड ऑल दैट, इन दैट केस ब्लू स्ट्रैगलर्स आर फॉर्म, ठीक है ना। एंड जब इस न्यूली फॉर्म्ड स्टार का अगर हम जो न्यूली फॉर्म्ड स्टार होता है जैसा इट हैज़ अ हायर मास एंड ऑक्यूपाइज अ पोजीशन ऑन द HR डायग्राम विच वुड बी पॉपुलेटेड बाय जनरली यंग स्टार्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो न्यूली फॉर्म्ड स्टार्स होते हैं दे हैव हायर मास एंड जो दो स्टार्स के टकराने से, कोलिजन से, इंटरेक्शन से बनते हैं बेसिकली ये ब्लू स्ट्रैगलर्स, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। अगला मूव करते हैं, डूरंड लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या है डूरंड लाइन? डूरंड लाइन इज अ लेगेसी ऑफ द 19th सेंचुरी ग्रेट गेम बिटवीन रशिया एंड ब्रिटिश एम्पायर। तो एक्चुअली में जो 19th सेंचुरी में रशिया और ब्रिटिश के बीच में ग्रेट गेम्स चल रहे थे, ग्रेट लुका छुपी, उसके कारण ये डूरंड लाइन आई थी। दिस वाज अ लाइन इन विच अफगानिस्तान वाज यूज्ड एज अ बफर। तो उस समय रशिया और ब्रिटिश के बीच में, याद रखिएगा, रशिया एंड ब्रिटिश के बीच में बफर के रूप में किसको यूज़ किया जा रहा था? अफगानिस्तान को यूज़ किया जा रहा था, है ना। एंड it was used as a buffer by the British against the feared Russian expansionism to its east। तो उस समय ब्रिटिशर्स ने, याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया था रशिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान को एक बफर के रूप में, और उनको डर था कि कहीं अफगानिस्तान में एक्सपेंशनिज्म के लिए ना आ जाए, रशियंस का एक्सपेंशनिज्म ना बढ़ जाए, है ना। सो दिस एग्रीमेंट वाज देयर विच डिमार्केटेड एंड व्हाट बिकेम द डूरंड लाइन। एक एग्रीमेंट किया गया था ऑन नवंबर 12, 1893 में, नवंबर 12 नवंबर 1893 को एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हेनरी मॉर्टिमर डूरंड, याद रखिएगा, हेनरी मॉर्टिमर डूरंड, और अमीर अब्दुर रहमान। अफगान रूलर उस समय थे अमीर अब्दुर रहमान, याद रखिएगा। तो अमीर अब्दुर रहमान और ये हेनरी मॉर्टिमर डूरंड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ 12 नवंबर 1893 को। 12 नवंबर 1893, इसको फिर हम बाद में डूरंड एग्रीमेंट बोलते हैं, डूरंड लाइन बोलते हैं। एंड जो अब्दुल रहमान थे ना, ये 1880 में ही किंग बने थे, ठीक है ना। ही बिकेम द किंग इन 1880 ओनली, एंड दिस वाज 2 years आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड अफगान वॉर। सेकेंड अफगान वॉर जब ख़त्म हुआ 1878 में, जिसमें ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ सेवरल एरियाज दैट वर पार्ट ऑफ द अफगान किंगडम। बहुत सारे पार्ट जो अफगान किंगडम के हिस्से थे उसको ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर लिया था। एंड अब्दुल रहमान वॉज एक्टिंग मेयरली एज अ ब्रिटिश पपेट, वो ब्रिटिश पपेट के जैसे ही काम कर रहे थे। एंड हिज एग्रीमेंट विद द डूरंड डिमार्केटेड द लिमिट्स ऑफ हिज एंड ब्रिटिश एम्पायर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द अफगान फ्रंटियर विद इंडिया। तो अफगान का फ्रंटियर इंडिया के साथ कैसा रहेगा, उसमें अफगानिस्तान का कंट्रोल कहाँ तक है, फिर ब्रिटिश का कंट्रोल कहाँ तक है, इसको सेपरेट करने के लिए डूरंड लाइन बनाई गई थी। अगर आपको मैं मैप दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से डूरंड लाइन दिखेगी जो आज एट प्रेजेंट है। देखो ये, तो ये अफगानिस्तान हो गया, ये आपका पाकिस्तान वाला पार्ट हो गया, और ये इंडिया वाला पार्ट हो गया। तो देखो इंडिया के वहाँ तक आता है, जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है ना, वहाँ तक जाता है ये। तो दैट इज़ द थिंग विच वाज द डूरंड लाइन। आपको दिख रहा होगा ये लिमिट है, अफगान एम्पायर की लिमिट यहाँ तक थी, और ये इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया था उसकी लिमिट यहाँ तक थी। तो उससे ये लिमिट डिसाइड की थी हेनरी मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा 1893, मैंने आपको जो ईयर बताया है ये अफगानिस्तान। अदरवाइज अभी जब अगर आप पढ़ेंगे ना, जैसे इंटरनेशनल एरिना तो बहुत ज़्यादा बेकार है। इंटरनेशनल एरिना क्या मानता है कि जैसे पीओके वाला रीजन है, जिसको हम पीओके बोलते हैं, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। आज भी कई मैप अगर आप पूरे इंडिया का मैप ढूंढें ना, तो बहुत कम, केवल इंडियन वेबसाइट्स हैं जो कि इंडिया का मैप पूरा दिखाती है। अदरवाइज बाकी सब जो हैं, ये जितने भी मिले हुए हैं सब, इन लोगों ने देखना इंडिया का जो ताज वाला पोर्शन है उसको हमेशा काट के दिखाते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। एंड इंडिया को ये चीज़ उठानी भी चाहिए, इस मुद्दे को उठाना भी चाहिए कि एटलीस्ट हमारा मैप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ना रहे, जो हमने बोला है वो रहे ना। आप लोग क्यों डिसाइड कर रहे हो कि हमारी क्या टेरिटरी नहीं है ना, तो हमारी टेरिटरी तो हम डिसाइड करेंगे ना कि कहाँ पे थी। तो दैट इज़ द थिंग। यहाँ पे ये इंडिया की टेरिटरी है, तो यहाँ पर ये आप डूरंड लाइन यहाँ तक आता है, तो ये आपको थोड़ा मैप में याद रखना है इस तरीके से। दैट वॉज द केस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम क्लियर्स 68 नेम्स फॉर हाई कोर्ट जजेस। तो यहाँ पे आपको पता है कि 9 अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए थे, जिसमें कि 3 महिलाएं भी थी। अब हाई कोर्ट के लिए भी 68 यानी कि 68 नेम्स जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। सो दैट इज़ स्लाइटली गुड। एंड एन वी रामना जी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि जो ये वैकेंसीज़ हैं ये कम हो जाएँ। अब वैकेंसीज़ के कम होने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा ये होगा कि जो
पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो डिक्रीज होगी। वैकेंसी अगर कम होगी, वैकेंसीज अगर कम रहेंगी तो पेंडेंसी ऑफ केसेस भी कम रहेंगे, एंड देन वो जस्टिस डिलेड वाला जो काम होता है वो जस्टिस डिलेड वाला काम नहीं होगा। तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। एंड आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। फुटप्रिंट्स ऑफ 3 डायनासोर स्पीशीज फाउंड इन द थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट में 3 डायनासोर स्पीशीज के फुटप्रिंट्स मिले हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या है। सो बेसिकली दीज हैव बीन फाउंड इन द थार डेजर्ट्स इन राजस्थान जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में ये मिले हैं। 3 डायनासोर्स के रेमिनेंट्स मिले हैं, उनके फुटप्रिंट्स मिले हैं। एंड this proved the presence of the giant reptiles, यानी कि जो giant reptiles dinosaurs थे, they were present in the western part of the state, which formed the seashore of to the Tethys Ocean during the Mesozoic era। तो Mesozoic era जो था उसमें टेथिस का सीशोर के रीजन में ये आता था, ये वाला पार्ट आता था, है ना, एंड जो राजस्थान वाला पोर्शन है, एंड इट फॉर्म्ड द सीशोर टू द टेथिस ओशियन ड्यूरिंग द Mesozoic era, एंड यहीं पे फुटप्रिंट मिले हैं। दीज फुटप्रिंट्स अब कैसे बने रहे होंगे ये फुटप्रिंट्स? तो ये सेडिमेंट्स और सिल्ट में बने रहे होंगे, सी शोर में सेडिमेंट्स और सिल्ट में बने होंगे, विच लेटर बिकेम परमानेंटली स्टोन लाइक। बाद में वो स्टोन लाइक परमानेंटली उसमें इंग्रेव्ड हो गए होंगे, लेकिन और सिल्ट में बने होंगे, परमानेंट उसमें चेंज हो गए होंगे। अब ये कौन कौन से स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं? तो स्पीशीज़ ऑफ डायनासोर जिसको यूब्रोंटस सीएफ गाइगेंटियस होते हैं, याद रखेगा, यूब्रोंटस सीएफ गाइगेंटियस, फिर यूब्रोंटस ग्लेनरोसेंसिस, देन ग्रेलेटर टेन्युइस। याद रखेगा ये 3 स्पीशीज़ हैं, यूब्रोंटोस सीएफ गाइगेंटियस, यूब्रोंटोस ग्लेनरोसेंसियस एंड ग्रेलेटर टेन्युइस। तो ये अगर पूछता है यूपीएससी सपोज करके 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो डायरेक्टली पूछ लेगा, या तो आपसे पूछेगा यूब्रोंटस सीएफ गाइगेंटियस, यूब्रोंटस ग्लोरेंसियस, ग्रेलेटर टेन्युइस, ये न्यूज़ में थे, ये क्या है, और ऑप्शंस दे देगा कि ये स्टार हैं, गैलेक्सी हैं, डायनासोर की स्पीशीज़ हैं, या ये। तो उसमें आपको मार्क करना रहेगा कि डायनासोर की स्पीशीज़, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा। रिसर्चर्स ने एक और चीज़ पता करी कि जो जितने भी ये स्पीशीज़ थे दे वर बेसिकली कार्निवोरस, ये कार्निवोरस थे, एंड दे हैड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स लाइक हॉलो बोन्स। जो डायनासोर्स रहते हैं उनमें कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स रहते हैं, जैसे लाइक कि हॉलो बोन्स, दे हैव हॉलो बोन्स एंड फीट विद 3 डिजिट्स। यहाँ पे जो इनके फीट्स थे दे वर हैविंग 3 डिजिट्स, एंड ऑल द 3 स्पीशीज़ दे बिलोंग टू द अर्ली जुरासिक पीरियड, दे वर कार्निवोर्स। ये अर्ली जुरासिक पीरियड के थे एंड कार्निवोर्स थे, ठीक है ना, ये ब्रॉन्टोस वाले, ठीक है। तो दैट इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर एज वेल, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। आगे देखो ग्रेलेटर के बारे में लिखा है। ग्रेलेटर टेन्युइस की जो फुटप्रिंट है, इट इन्वॉल्व्स अ वाइड एंगल ऑफ डिजिट्स, एवरी नैरो टोज एंड लॉन्ग क्लॉज, and it has similarities to the early Jurassic इक्नोजेनस ऑफ स्टैनोनिक्स। तो स्टैनोनिक्स नाम का एक अर्ली जुरासिक में वो था जिसके साथ इसकी सिमिलैरिटी देखने को मिली है। पहली बार जो डायनासोर के रेमिनेंट्स इंडिया में मिले थे ना, वो जैन स्क्लोगल या एंड कॉमेनियस, याद रखिएगा, कॉमेनियस यूनिवर्सिटी के थे, जैन स्क्लोगल, याद रखिएगा, जैन स्क्लोगल, कॉमेनियस यूनिवर्सिटी स्लोवाकिया के थे, एंड ये जेगोर्ज पिनकोव्स्की, याद रखिएगा, ये पोलैंड के थे, जीआर जेगोर्ज पिनकोव्स्की। अब ये पता नहीं क्या इनके नामों को पढ़ना कैसे है, मुझे नहीं पता, देखो, ठीक है ना, मुझसे इतनी भी इंग्लिश नहीं आती है, आप लोग इसको थोड़ा याद कर लो, समझ लो, जैन स्क्लोगल, एंड ये जो पता नहीं क्या है, आप लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन लिख के बताइएगा मुझे, पिनकोव्स्की का, है ना, तो ये पता नहीं क्या ही है। तो दैट इज़ द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। इसको आप याद रखेगा कि इन लोगों ने पहली बार फुटप्रिंट जो थे वो इंडिया में खोजे थे। 9th इंटरनेशनल कांग्रेस हुई थी, याद रखेगा, ऑन द जुरासिक सिस्टम। 9th इंटरनेशनल कांग्रेस हुई थी ऑन द जुरासिक सिस्टम, और ये कब हुई थी? जयपुर में 2014 में हुई थी, याद रखिएगा, जयपुर में 2014 में हुई थी 9th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द जुरासिक सिस्टम। 9th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द जुरासिक सिस्टम ये हुई थी 2014 में। उसके बाद इन्होंने, ये जो लोग हैं ना जिनके नाम मैं नहीं पा रहा था, ये लोग थे जिन्होंने कि डिटरमाइन किया कि इंडिया में डायनासोर्स कहाँ कहाँ पे थे, ठीक है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग।
मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सर्टेनली नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर द यूएसए। अब ये टीपी श्रीनिवासन का लिखा गया आर्टिकल है, GS2 में आपको हेल्प करेगा। अब बेसिकली ये आर्टिकल में ऑथर ने थोड़ा सा मतलब कि सहानुभूति जताई है अमेरिका के साथ, जो बाइडन के साथ, और इस आर्टिकल में उन्होंने ये कहा है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर अमेरिका। जो लोग, अब देखो क्या है, मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं कि कई व्यू पॉइंट बन रहे हैं। देखो व्यू पॉइंट क्या बन रहे हैं, जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया तो कुछ लोगों ने बोले, कुछ लोग बोल रहे थे दिस इज़ द पैक्स अमेरिकाना डाइड इन काबुल, पैक्स अमेरिकाना डाइड इन काबुल, ये कुछ लोगों ने ये कहा। फिर कुछ लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने कहा कि दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर अमेरिका। कुछ लोगों ने कहा कि दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर अमेरिका, अमेरिका एक सुपर पावर नहीं रह गया, उसकी जगह चाइना ने ले ली है, ठीक है ना। कई लोगों ने बोला कि भैया जो बाइडन जो है वो रिज़ाइन कर दें। फिर उसके बाद कई लोगों ने कहा कि US हैज़ डन द राइट थिंग इन द रॉन्ग वे। सो दिस इज़ व्हाट डिफरेंट कमेंटेटर्स आर सेइंग, बट ऑथर का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, दिस इज़ समथिंग, मतलब कि इतना बुरा भी नहीं हुआ है अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने इतना गलत डिसीजन भी नहीं लिया। दिस वाज समथिंग विच वाज वेटिंग फॉर टू हैपन, है ना। अगर आप देखें थोड़ा सा इसके पीछे का उन्होंने लॉजिक भी दिया है। ऑथर ने कहा कि लॉजिक ये कि अगर आप देखें कि स्टार्टिंग कैसे हुई अमेरिका की अफगानिस्तान में, तो वो हुई ट्विन टावर के अटैक के बाद। ट्विन टावर के अटैक के बाद अब इन्होंने जो दो एम लिए थे वो लिए थे कि तालिबान को वहाँ से ख़त्म कर देंगे, और दूसरा एम ये लिया था उन्होंने कि अलकायदा का जो चीफ था उस समय आपका ये उसामा बिन लादेन, उसको नहीं छोड़ेंगे। दोनों ही एम अमेरिका ने बहुत जल्दी पूरे कर लिए थे। अगर आपने देखा हो कि उनको पावर से उन्होंने हटा दिया था, तालिबान को पावर से हटा दिया था, वहाँ उनको बिल्कुल हटा के सप्रेस कर दिया था। उसके बाद उन्होंने उसामा बिन लादेन को भी किल कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये दोनों एम उन्होंने पूरे तो कर ही लिए थे, बट वाई दे वर स्टिल देयर, इसके पीछे का कुछ रीजंस ये भी है कि कई कंट्रीज, इनफैक्ट इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जो ये चाहती थी कि अमेरिका वहाँ रहे, अफगानिस्तान में रहे, बिकॉज इट वॉज इन देयर इंटरेस्ट एज वेल। तो ये केवल अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं था वहाँ पे रहना, दिस was in the interest of different countries as well. This is what the author says, कि उसके बहुत बेनिफिट्स भी थे। ऐसा नहीं कि अब आप ये बोल सकते कि ये 20 साल फालतू में वहाँ बैठे रहे। तो देयर वेर वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ US प्रेजेंस देयर। अगर आप पहला देखें तो इंडिया जैसे इंडिया इन इटसेल्फ वांटेड अमेरिका टू स्टे देयर, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया को पता है कि तालिबान और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त हैं, और इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वहाँ फ्रीली इस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होने लगें जिनका कि मिसयूज़ फिर इंडिया के अगेंस्ट ही होने लगे। तो इंडिया भी चाहता था कि तालिबान की जगह वहाँ पर अमेरिका रहे। अमेरिका वुड हैव बीन बेटर देन तालिबान इन अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो दिस वाज द फर्स्ट रीजन। दूसरा जो अमेरिका का रहने का एडवांटेज था वो था कि तालिबान उस समय तक पावर गैदर नहीं कर पाए। जब तक अमेरिका ने जाने की डेडलाइन नहीं दे दी, या जब तक अमेरिका ने ये नहीं डिसाइड कर लिया कि वो नहीं, आपने देखा होगा कि तालिबान वहाँ पे नहीं आया था। मतलब कि अमेरिका का इतना खतरा तो था, इतना डर तो था उनके ऊपर, है ना। इसके बाद पाकिस्तान जो था वो अपने मतलब डर्टी गेम्स नहीं खेल पा रहा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमेरिका। सो ये कुछ बहुत बड़े बेनिफिट्स थे जो कि वहाँ पे अमेरिका के रहने से थे। और अमेरिका के जाने का भी जो अमेरिका के रहने का उस समय उन्होंने ट्रेनिंग भी दी। अब ये अलग बात है कि भैया जो अफगानिस्तान की ट्रेंड सेना थी वो इब्राहिम लोधी की फ़ौज निकली और वो लड़ने से मना कर गई, लड़ी नहीं रही है ना। ये एक, तो वही चीज़ ऑथर ने फिर फाइनली यहाँ पे बोली कि जो बाइडन ने जो किया वो बिल्कुल सही था, एंड ये आज नहीं तो कल होना ही था, एंड द अर्ली द बेटर, ठीक है ना। क्योंकि अमेरिका भी अपने रिसोर्सेज वहाँ पे ज़ाया कर रही थी, और अब ट्रेन तो इसी आर्मी को कर रही थी जिसको हमने देख लिया कि किस तरीके से ये लड़े, कि लड़े ही नहीं, वहाँ पहले हथियार डाल के आ गए थे। सो बेसिकली दैट इज़ द थिंग, एंड ये चीज़ डिसाइड नहीं करनी चाहिए कि जो बाइडन को वहाँ पर पावर में रहना चाहिए कि नहीं। जब तक नेक्स्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं ही हैज़ टू स्टे। और जो भी किया धरा था वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था ना भाई, छुप छुप के दोहा में मिलना, और कभी डेवोस के बंगले के पीछे कहीं कहीं में मिल रहे हैं तालिबान वालों से। तो ये जो चीज़ें थी ना ये गड़बड़ कर रही थी एक्चुअली। वो जो ये छुप छुप के मिलने वाली बात थी ना उसने गड़बड़ किया है पूरा, वहाँ पे आपने गेम बिगाड़ा है। और उनके साथ पहले ही आपने जीने मरने की कस्में खा ली थी। अब वो जब जीने मरने की कस्में डोनाल्ड ट्रंप खा रहा है तो जो बाइडन करेगा क्या? जो बाइडन को तो वही करना पड़ेगा ना जो ऑलरेडी वो कसम खा के पूरा करने के लिए तो बोलेगा ही, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग विच हैपेंड हियर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे आर्मी कंडक्ट्स एक्सरसाइज विद आर्मर्ड एलिमेंट्स इन लद्दाख। अब यहाँ पे आर्मी ने लद्दाख में आर्मर्ड एलिमेंट्स के साथ एक्सरसाइज की है। बेसिकली दैट इज़ गुड, क्योंकि ये
SAA यानी कि शाह रीजन कहलाता है, यानी कि सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया कहलाता है। लद्दाख का जो ये वाला पार्ट है इसको शाह एरिया बोलते हैं, यानी कि सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया बोलते हैं। और ये बेसिकली यहाँ पर ये आर्मर्ड जो एक्सरसाइज इसका करने का रीज़न ये था क्योंकि चाइना जो है वो अपनी गतिविधियाँ बढ़ाता जा रहा था। हम सबको पता था कि चाइना किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और चाइना आगे फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हमको तैयार रहना पड़ेगा फॉर एनी एक्सीजेंसी, एंड इस कारण से हमने किया है। इंडिया US साइन प्रोजेक्ट एग्रीमेंट ऑन एयर लॉन्च्ड UAV। तो यहाँ पे इंडिया और USA ने प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट ऑन जुलाई 30 फॉर एन एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। याद रखिएगा, एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये क्या है? ALUAV, एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं। इंडिया US ने किया है एंड दिस इज अंडर द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTTI, डिफेंस मिनिस्ट्री का डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, इसके अंतर्गत ये किया गया है। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के अंतर्गत ये ALUAV यानी कि एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है किसने? इंडिया एंड USA ने साइन किया है। And it is a significant steps towards collaborating and deepening the technology collaboration between the India and USA। तो इंडिया USA के बीच का जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है उसको और डीपन करने में मदद करेगा। एंड DTTI जो है उसका मेन एम है टू ब्रिंग द सस्टेन्ड लीडरशिप फोकस ऑन प्रमोटिंग द कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, ठीक है ना। तो कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लिए बेसिकली ये किया गया है, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं। एक्सपर्ट्स फ्लैग डाइवर्जन ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम ब्रह्माणी रिवर। तो अब हुआ क्या है कि कई लोगों, देखो अभी क्या है, आप सबको मैनग्रूव्स का फॉर्मेशन पता होगा कि मैनग्रूव्स जो होते हैं वो सॉल्टी जगहों पे होते हैं, यानी कि सलाइन जगहों पे होते हैं मैनग्रूव वेजिटेशन, ठीक है ना। भितरकनिका जो है एक नोटिफाइड रामसर वेटलैंड है, भितरकनिका उड़ीसा में है, एक नोटिफाइड रामसर वेटलैंड है और यहाँ पे होम है 62 मैनग्रूव स्पीशीज़ का। इट इज़ होम टू 62 मैनग्रूव स्पीशीज़। अब यहाँ पे याद रखना कि 1600 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स भी क्रॉल करते हैं इन द मड फ्लैट्स ऑफ भितरकनिका। होता क्या है कि इस जगह पे थोड़ा बहुत जो फ्रेश वाटर है वो ब्रह्माणी रिवर का भी आता है, ठीक है ना। तो जो सैलिनिटी है जो वो है सॉल्ट कंटेंट है वो एक स्पेसिफिक मात्रा में बना रहता है। अब हो क्या रहा था कि यहाँ पे ब्रह्माणी रिवर बेसिन का एंड खरा सोतरा रिवर का पानी आ रहा था, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि कई इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके कारण से, गजलर इंडस्ट्रीज है जहाँ पे वाटर का डाइवर्जन, जिसके कारण वाटर का डाइवर्जन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश वाटर इन रिवर्स का ब्रह्माणी और खरा स्रोता रिवर्स का जो पानी है वो यहाँ पे डाइवर्ट किया जा रहा है। तो यही चीज़ इस न्यूज़ आइटम में है कि अगर आप डाइवर्स करते रहोगे फ्रेश वाटर फ्रॉम द ब्रह्माणी रिवर तो उतना अमाउंट जो पहले पहुँचता था इस रीजन में, भितरकनिका वाले रीजन में, वो नहीं पहुँचेगा फ्रेश वाटर का। और अगर वो फ्रेश वाटर का पानी नहीं पहुँचा, फ्रेश वाटर नहीं पहुँचा, तो जो सैलिनिटी है वो एक्सेस लेवल को क्रॉस कर जाएगी और फिर दैट वुड नॉट बी गुड फॉर द मैनग्रूव्स विच आर लोकेटेड हेयर। थोड़ा सा ब्रह्माणी रिवर का आपको पता होना चाहिए। ब्रह्माणी रिवर जो बनती है, याद रखिएगा, ब्रह्माणी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कंबाइंड वाटर्स ऑफ कोयल एंड शंख रिवर। तो कोयल एंड शंख रिवर है, ये वेद व्यास जगह है राउरकेला सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास। तो वहाँ पर ये रिवर मिलती हैं, कोयल और शंख रिवर, वहाँ पर ये बनती है। मेजर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो कोयल, कुरंधी, मनकरा, समाकोई, रमई, लाला, करो, शंख, रुकुरा, गोहिरा, तिकिरा, निगरा, बोरजोर और नंदिरा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी में एक है खरासुआन, याद रखिए खरासुआन एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी भी है। लेंथ इसकी 799 किलोमीटर है, याद रखिएगा ब्रह्माणी की जो लेंथ है वो 799 है। एंड इज द सेकंड मेजर रिवर ऑफ उड़ीसा, याद रखिएगा सेकंड मेजर रिवर ऑफ उड़ीसा। एंड साउथ कोयल और शंख रिवर, याद रखिएगा वेद व्यास नाम की जगह है राउरकेला इन द सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर जब भी मिलते हैं तो ब्रह्माणी रिवर बनाते हैं, ठीक है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, है ना, आगे भी याद रखिएगा इसको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। जापान प्राइम मिनिस्टर स्टेप्स डाउन सेट स्टेज फॉर न्यू प्रीमियर। तो अब जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि भैया अब हम ख़त्म करने वाले अपना टेन्योर, और इनका नाम था योशीहिदे सुगा। इसका मतलब है कि अब नए प्रीमियर जो है वो जापान को
मिलेंगे। तो लेट्स सी कि कौन बनता है जापान का नया प्रीमियर। FSDC आस्क रेगुलेटर्स टू कीप स्टीडी विजिल ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर। FSDC यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, उसने मीटिंग की थी। FSDC को हेड कौन करता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर या हेड करता है, याद रखिएगा। FSDC को हेड कौन करता है? इसको फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है। FSDC बना कब था? FSDC बना था 2010 में, ये भी याद रखिएगा कि 2010 में बना था। और बना था तो 2008 में एक कमेटी बनी थी, रघुराम राजन कमेटी, याद रखिएगा। देयर वाज अ कमेटी इन 2008 जिसको हम रघुराम राजन कमेटी बोलते हैं। उसने रिकमेंडेशन किया था कि भैया फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी के लिए एक कमेटी को बनाना चाहिए, FSDC फाइनेंशियल सेक्टर एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाना चाहिए, काउंसिल को बनाना चाहिए। इसको हेड कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर हेड करेगा। और वही चीज़ की गई 2010 में, 2008 के रिकमेंडेशन के बेसिस में ये बनाया गया, ठीक है ना। So that was the thing. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.